चलिए पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। या इस टॉपिक को हम ये भी बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने फजान रूल में क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, फजान रूल पढ़ा था हमने ना, आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सपोज इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। देखिए जनरली आपके पास आएगा कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हम बहुत सीधा है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हमने पढ़ा है 16xa माइनस xb प्लस 3.5xa माइनस xb का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि सपोज इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो क्या वर्क करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बेसिस पे हम माने तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। ये मान लीजिए xa माइनस xb, ठीक है, ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, यानी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सपोज ये वैल्यू आती है 1.9, ठीक है, और वैल्यू आती है x माइनस xb ग्रेटर देन और ग्रेटर देन ही मानेंगे, इक्वल तो नहीं बोलेंगे, 1.9 आया, ठीक है। xa माइनस xb आप क्या बोलोगे, लेस देन 1.9 या xa माइनस xb इक्वल टू 0, ठीक है। एक मैं ज्यादा कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर रहा हूं। यदि आप इस फॉर्मूले में हम डालेंगे तो हमारे को ये मिलता है 50% आयनिक। 50% आयनिक का मतलब 50% कोवेलेंट भी, ठीक है। यहां पर आप क्या बोलोगे, मोर देन 50%, तो यहां पर जो बॉन्ड मिलता है वो आयनिक बॉन्ड मिलता है, नो डाउट। यहां पर आपको क्या मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं, और यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेगा, बट यहां पर क्या होगा, ये पोलार आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलार, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, यानी हम जो भी अब बात करने वाले हैं, अब वो ये केस में हम बात करने वालेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ठीक है। देखिए इन आयनिक बॉन्ड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, ठीक है। तो whereas in the covalent bond there is a sharing of electron between the two atoms. So in the case of a covalent bond, one terminology will occur which is known as electronegativity if it is in bonded form. So what is the definition of electronegativity? It is an ability of an atom to attract electron of neighboring atom, ठीक है, when it is in covalently bonded. पहली बात क्लियर हुई। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो यहां पर आएंगे, एक आध चीजें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये चीज क्लियर हुई, चलो एक आध क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, हालांकि किए हुए हैं, एक बार और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए CSF बॉन्ड है या CSCl बॉन्ड के बीच में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो हमारे पास मान लीजिए XB है 0.7 ले लेता हूं, और XCl सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम कितनी होती है, 0.7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl माइनस 3 होती है, कितनी होती है, 3 होती है, इज इट क्लियर। तो अब मान लीजिए आपसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर पूछ लिया, ठीक है। तो व्हाट विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, हम लगाएंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। एक बात ध्यान रखना, वीडियो के थ्रू मैं बोल रहा हूं कि ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत वास्ट चैप्टर है, ठीक है, नो, बट ये जो है ये पूरे की पूरी आपकी इनऑर्गेनिक का बेस है, इनऑर्गेनिक बेस है इसमें, ठीक है। यानी जब जब आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ोगे तो इसमें जो पढ़ाया हुआ है वो काफी रिपीटेड होगा, इज इट क्लियर। तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3.5, 3 माइनस 0.7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 इंटू, ये कितना आ जाएगा,
3 आया, यहाँ पर 3.5 इंटू 1 पॉइंट, ये कितना आ गया, नॉट 2 पॉइंट, हाँ ये भी आ गया है 2.3 का स्क्वायर आ गया है। डन। यहाँ पर आप जब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास 16 इंटू 2.3 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, हम इसको यूज कैलकुलेटर ले लेते हैं। ठीक है, 2.3 इंटू 16 36.8। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2.3 इंटू 2.3 इंटू 3.5, ये आएगा 18.51। ठीक है, प्लस 36.8, ये आएगा 55.315। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, लगभग 55.315 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर कितना आ जाएगा 55.3, यानी 50 से ऊपर जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। यदि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 50 से ऊपर चला जाता है, 50% से ऊपर, तो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, और 50% से नीचे चला जाता है, 50 या 50 से नीचे चला जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन पोलर, पोलर अभी हम बात करेंगे। डन। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये तो चलो खा गया है 55.33, तो आप इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। बात क्लियर हो गई, दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार हर केस में यदि आपको फाइंड आउट करना है कि आयनिक बॉन्ड है या नहीं है, तो आपको क्या है कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, बार बार निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो हमने ट्रिक बता चुके हैं। 7 एलिमेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 7 एलिमेंट्स हैं। 7 एलिमेंट में कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। एक होता है अमोनियम आयन, यदि वो अमोनियम आयन है तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड हो, तो ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है। बाकी सब क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ये चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। डन। ओके, तो आपके पास ये चीज आ गई है। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड मैंने एग्जांपल दे दिया कि HBr का मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी आती है 2.1, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन कितनी आती है 2.8 आती है। ठीक है, मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो 16 2.8 माइनस 2.1 प्लस 3.5 माइनस 2.8 माइनस 2.1 का स्क्वायर, 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? देखिए यहां पर हमारे पास कितना आ गया है, 10 इंटू 0.9, ये वैल्यू आ रही है 14 प्लस ये आएगा 0.9 इंटू 0.9 इंटू 3.5, ये वैल्यू आ रही है 2.835। दिस इज 2.835 प्लस 14.4, ये वैल्यू आ जाएगी 17.235%। अब आप देखो 50 से लेस है, तो ये जो बॉन्ड आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो HF, HCl, HBr, HI इनका परसेंटेज 50 से नीचे ही आएगा, और इनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इज इट क्लियर? अब आप एक ही चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट में आता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जनरली हमारे पास, देखिए यदि आप कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि 19% से 50% के बीच में हो तो बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, मैं ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं। आप इतना ध्यान रखना है, सेम एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ध्यान देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में दो चीज होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, दो चीज। एक होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्या जाएगा, टू टाइप्स होती है, टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। देखिए यहां पर XA माइनस XB इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, तो क्या है, पोलर बॉन्ड है, और XA माइनस XB ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 ग्रेटर देन मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, तो वो क्या जाएगा, पोलर।
ध्यान दीजिएगा यहां पर जैसे मान लीजिए आपके जितने भी है, मान लीजिए H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, Cl2 हुआ, F2, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ही होती है, ठीक है। ये सब क्या होती है, नॉन पोलर। बट जैसे पोलर में आ गया है HCl आ गया, HBr आ गया, HF आ गया, दीज आर द पोलर। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डाई एटॉमिक, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ डाई एटॉमिक यानी द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए टू एटम, ट्राई टेट्रा अब मैं यूज करूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा है, टू टाइप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन जनरल बात करिए नॉन पोलर एंड पोलर, या तो आप इसको बोल सकते हो नॉन पोलर डाई एटॉमिक, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पोलर डाई एटॉमिक, ठीक है। दो लिख दीजिए, नॉन पोलर डायटोमिक कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर डायटोमिक कोवेलेंट बॉन्ड, या कोवेलेंट बॉन्ड भी ना बोले तो कोवेलेंट कंपाउंड लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, इसमें कोवेलेंट कंपाउंड लिखो तो और अच्छा रहेगा क्योंकि ये कंपाउंड है ना, ठीक है। अभी ध्यान रखना मैंने सिर्फ डायटोमिक की बात करी, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा उनकी कोई बात नहीं करी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास डाई को क्लियर हो गया है कि दो टाइप में नॉन पोलर पोलर, इसका मतलब हमारे पास कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, कोवेलेंट पोलर और नॉन पोलर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्राई के बारे में कैसे निकाले, क्योंकि देखिए कई बार जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि CO2 नॉन पोलर है, ठीक है, तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट द H2O, तो आप बोलोगे सर पोलर है, ठीक है। आप बोलोगे PCl3 नॉन पोलर बोलोगे। अब आप देखो वहीं क्या हो जाएगा, BCl3 बोलोगे तो आप बोलोगे सॉरी PCl3 इज पोलर, PCl3 इज पोलर एंड BCl3 इज नॉन पोलर। अब आप देखो यहां पर सेंट्रल एटम 1 है, सराउंडिंग 3 है, एक नॉन पोलर है दूसरा पोलर है, यहां पर सेंट्रल एटम 1 है बट सराउंडिंग 2 है, सेंट्रल एटम 1 है सराउंडिंग 2 है, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है। तो अब हम कैसे निकालें, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो अब हमारे पास क्या आता है, टू प्रेडिक्ट अबाउट द पोलैरिटी हम यूज करते हैं एक न्यूमेरिकल पैरामीटर विच इज नोन एज डायपोल मोमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डायपोल मोमेंट में हर बार क्वेश्चंस आया है, हर बार क्वेश्चंस आया है, ध्यान रखना है डायपोल मोमेंट, क्योंकि देखिए एनटीए है, आपको पता है हर बार कहीं ना कहीं आया है क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए और डायपोल मोमेंट एक ऐसा है, क्योंकि याद करिए मैं आपको बोलता था कि वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, तो अब हम बात करेंगे कि हाउ इट इज पोलर सॉल्वेंट, तो ये तो क्लियर हो गया है। चलिए हमारे पास एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है डायपोल मोमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायपोल मोमेंट आएगा एंड विच इज रिप्रेजेंट बाय म्यू, ठीक है। Dipole moment is represented by mu. It is the numerical value which will predict about the polarity of covalent compound. ठीक है, covalent compound बोल दो या किसी भी compound के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो dipole moment क्या जाएगा, it is a numerical value, it is a numeric value to predict about polarity, to predict about polarity of bond, बॉन्ड की पोलैरिटी पे प्रेडिक्शंस आ जाता है, न्यूमेरिक वैल्यू टू प्रेडिक्ट अबाउट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखो mu is equal to q into d, this is the formula where q stand for charge transfer। जैसे मान लीजिए एक है आपके पास a और b बॉन्ड है, यानी हम जो भी डायपोल मोमेंट निकालते हैं वो बॉन्ड का निकालते हैं और उसके रेस्पेक्ट में क्या है पूरा मॉलिक्यूल्स का निकलता है, वो मैं एप्लीकेशंस में बताऊंगा। अब इसीलिए लिखा है इट इज द न्यूमेरिक वैल्यू टू प्रेडिक्ट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड से है, ठीक है। बट इस डायपोल मोमेंट से हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम पता करते हैं, वो मैं एप्लीकेशन में लिखाऊंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम charge transfer from less electronegative to more electronegative atom, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया HCl है तो हाइड्रोजन इज लेस नेगेटिव,
क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, शिफ्ट होगा। तो जो जितना भी शिफ्ट हुआ, 1% शिफ्ट हुआ, 2% हुआ, तो वो चार्ज शिफ्टिंग होगी। ठीक है, वेयर डी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। डी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या हुआ, दिस इज द डायपोल मोमेंट, इट इज द Q इनटू चार्ज ट्रांसफर एंड दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, मान लीजिए अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है यूनिट ऑफ म्यू। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होती है? SI यूनिट की बात करूं, if I am talking about SI unit, तो we know that mu is equal to, जो भी यूनिट आ जाएगी उसकी आएगी कूलम मीटर, बिकॉज चार्ज की यूनिट आती है कूलम मीटर। ठीक है, यदि आप CGS यूनिट बोलते हैं तो क्या होता है, mu is equal to ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ESU सेंटीमीटर। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, यहां पर जो है, इधर देखिए, यहां पर एक नोट करके लिख दीजिएगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को क्या करते हैं, C से, और 4.8 इंटू 10 की पावर -8 ESU। ठीक है, ये बच्चों SI यूनिट होती है और ये होती है CGS यूनिट। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। द फुल फॉर्म ऑफ ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे को ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। डन? चलिए, अब ये देखिए, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। ओके, अब मान लीजिए आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स की प्रेडिक्शंस करनी है कि भाई ये वेदर दिस मॉलिक्यूल्स इज पोलर और नॉन पोलर, तो अब आप क्या करेंगे, तो हम इसमें डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। तो ये तो क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट। इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू टू मेजर या टू प्रेडिक्ट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यहां पर डायपोल मोमेंट μ1 आया, यहां पर μ2 आया। ठीक है, मान लीजिए यहां से आपका ये आया है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लीजिए, थीटा एंगल आ गया है, बॉन्ड एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल थीटा, थीटा भी आप बॉन्ड एंगल ले लीजिए, थीटा इज अ बॉन्ड एंगल, थीटा इज अ बॉन्ड एंगल। तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपको, रिजल्टेंट क्या आएगा, इट इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। इट इज जस्ट लाइक इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स में लगाया था, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया है। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं आपको कैलकुलेशंस ही कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं। अब आप देखो, अब आप प्लीज, जैसे अभी हुआ है, अभी भी किसी भी तरह की VSEPR थ्योरी का कंफ्यूजन है तो आप फटाफट से ये यहीं रोक के वापस से VSEPR थ्योरी एक बार देख लीजिए। अदरवाइज क्या हुआ है, आगे मैं जो चीज समझाने वाला हूं VSEPR थ्योरी प्योरली है। ठीक है, VSEPR थ्योरी में प्योरली मैं थ्योरी बात कर रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मेरा पहला एग्जांपल है CO2। We know that CO2 का मेरा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ठीक है, आप देखेंगे दोनों साइड बॉन्ड सेम है, तो मेरे पास मान लीजिए इसका रिजल्टेंट डायपोल म्यू है, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, म्यू है। तो मान लीजिए ये दोनों का म्यू है, तो ये भी म्यू आएगा ना, Q इंटू ड्यू, दोनों का क्या आ जाएगा, म्यू। तो हो गया कि नहीं हुआ? अब आप देखिए, मान लीजिए यहां रिजल्टेंट निकाले तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू cos 180 डिग्री।
because here the theta is 180 degree, here the theta is 180 degree। सारी कैलकुलेशंस बराबर से देखते रहिएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू आती है -1, cos 180 की वैल्यू क्या आती है -1, इट इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0। क्या हुआ है, म्यू रिजल्टेंट क्या हुआ है 0, म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया है 0 आ गया है। आगे बात में आपको ये मैंने आपको समझाया है। अब चीज इससे क्या निकली, ठीक है। एक बात बच्चों सुन लीजिएगा, कोई बच्चा ये देख के घबरा रहा होगा, बायो वाला बच्चा घबरा रहा होगा कि सर हमें बॉन्ड एंगल के तो पता ही नहीं है। आपको cos 0 + 1, cos 0 + 1, cos 80 - 1 इतना ध्यान रखना है, और बाकी जो भी एंगल है वो +1 से -1 के बीच में लाई करते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं वो खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि cos 0, ठीक है, +1 है, ठीक है, cos 90 0 होता है, cos 180 क्या होता है -1। बस सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत है ही नहीं है। इसका मतलब ये चीज समझ लीजिएगा, ये चीज समझ लीजिएगा कि जितना एंगल बढ़ेगा उतना नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, इतना ही ध्यान रखना है, उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अभी आप देखिएगा, यहां से मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर म्यू रिजल्टेंट 0 आ गया, तो आपका व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यू आर, या म्यू क्या था, दिस इज क्यू इंटू डी, यही फॉर्मूला था ना, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब आप देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, ये क्या होगी 0। आप क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस, ये क्या था बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कभी भी 0 थोड़ी होगा, क्या कभी बॉन्ड लेंथ 0 होगी, बॉन्ड 0 कब होगी, जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा। जब बॉन्ड ही नहीं है तो हम यहां पर क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि यदि कोई डायपोल मोमेंट 0 है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इफ डायपोल मोमेंट इज 0, तो क्या कंक्लूजन होगा, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी ट्रांसफर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड तो रहेगा, ये बॉन्ड तो रहेगा, है ना, चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं। जब चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो नो पोलैरिटी क्रिएट, नो पोलैरिटी क्रिएट। जब पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन पोलर। जब पोलैरिटी क्रिएट ही नहीं हुई है, जैसे मान लीजिए ए और बी था, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो ये रिचर हुआ तो माइनस लिख दिया, ये डेफिशिएंट हुआ तो आपने क्या लिख दिया प्लस। तो जब शिफ्ट होगा तभी तो लिखोगे माइनस प्लस, जब शिफ्ट ही नहीं हुआ, सपोज मान लीजिए यहां पर शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो यहां पर शिफ्ट ही नहीं हुआ है तो 0 0 चार्ज लिखोगे। प्लस माइनस कब आता है, आप एक ही चीज समझ लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड है, दोनों के बीच में एक रोप है, ठीक है। अब मान लीजिए रोप है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, बट ये जो पोजीशन है पुल कर रहे हैं ये हिली नहीं, तो आप बोलोगे नाइदर गेन फॉर दिस नॉन लॉस, सिमिलरली नाइदर गेन फॉर दिस नॉन लॉस। बट सपोज मान लीजिए यू आ गया तो आप क्या बोलोगे, दिस इज विनर, थोड़ा बहुत तो विनर हुआ, ये क्या हो जाएगा लूजर हुआ, तो ये लूजर हुआ तो प्लस, विनर हुआ तो क्या हुआ माइनस, या यू आ गया तो दिस इज विनर, तो विनर को क्या मिलेगा माइनस और लूजर को क्या मिलेगा प्लस। वो कब है, जब शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है तभी तो माइनस प्लस आ रहा है, ये शिफ्ट ही नहीं हुआ तो माइनस प्लस आएगा कहां से, समझ में आई। तो जब क्या होता है कि इफ द डायपोल मोमेंट इज 0, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, क्योंकि देखिए बॉन्ड लेंथ तो 0 हो नहीं सकता। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि ये 0 है तो इन दोनों में से कौन 0 होगा, भाई इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो इसका प्रोडक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। आप बोलोगे सर डी तो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जब बॉन्ड बना है तो उसकी बॉन्ड लेंथ की कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, रहेगी तो नॉन जीरो ही।
तो ये तो नॉन जीरो वैल्यू होती है, तो यही जीरो हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब आपका म्यू जीरो हुआ है तो मींस क्यू इज आल्सो जीरो। जब म्यू जीरो हुआ है तो क्या हुआ है, Q इज इक्वल टू जीरो, तो नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो पोलैरिटी क्रिएट। जब ट्रांसफर ही नहीं हुई है तो पोलैरिटी क्रिएट होगी नहीं, तो आप इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलोगे, नॉन पोलर। इसका मतलब CO2 क्या बन गया है, नॉन पोलर। CO2 इज नॉन पोलर। इज इट क्लियर? तो CO2 को क्या बोलोगे आप, नॉन पोलर। Q नॉन पोलर है बिकॉज Q इज इक्वल टू जीरो। यानी डायपोल मोमेंट से मेरे को क्या प्रिडिक्शन मिल रहा है कि I am able to predict about the polarity and non-polarity of molecules also। अभी तो मैं बॉन्ड की बात कर रहा था, अब तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की बात करने लग गया हूं। ठीक है, तो ये समझ में आया है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ है, चीजों को समझिए थोड़ा सा, आप फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करिए। ठीक है, आपको पता है होता क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्या होता है, we know that electronegativity of carbon is oxygen is greater than carbon। ठीक है, ये तो पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, सिमिलरली इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। दिस इज द वे टू राइट डायपोल, यानी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, और ये हल्का सा ऐसे लिखते हैं, दिस इज द वे टू राइट। याद करिए, अब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड सेम है, तो दोनों का डायपोल सेम होगा, दोनों 180 डिग्री पे है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर कैंसिल ईच अदर। इसीलिए हम क्या बोलते थे, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। मान लीजिए इसको प्लस F लिखते थे, इसको क्या लिखते थे, माइनस F, तो नेट जीरो ही लिखते थे ना। या आप लिख सकते F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 की वैल्यू सेम होती थी, cos 180 की होती थी, तो जीरो ही लिखते थे ना। तो वही तो लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं 2 या 3 बताऊंगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन आएगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट तो नहीं निकाल बैठ पाएंगे हम। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, यहां पर हमारे पास ये चीज क्लियर हुई। चलिए अब हमारे पास सेकंड केस आ जाता है, मान लीजिए CH4। अब मैं कैलकुलेशंस नहीं, अब आप देखिए फटाफट से करते हैं काम, इस पे अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए CH4, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, प्लीज विजुलाइज करिएगा, दिस इज द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब आप देखिए इन सब का डायपोल, ये म्यू है, ये म्यू है, ये म्यू है, ये म्यू है, क्योंकि CH बॉन्ड है, ये क्या है, CH बॉन्ड है। अब देखिए यहां पर इन दोनों का इस बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28, ये बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री, क्योंकि ये और ये तो यूज हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट यहां आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो ये वैल्यू कितनी आई है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मान लीजिए म्यू1 डैश होगा या म्यू डैश मान लीजिए, इन दोनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है वो म्यू डैश है। तो अब आप बताइए म्यू डैश कहां है, म्यू डैश कहां है सर, अपोजिट है। आप देख लीजिए ना, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा, तो दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट और इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो। नेट डायपोल क्या आएगा, जीरो। तो क्या होगा, Q जीरो आया, तो इट इज इक्वल टू नॉन पोलर। इक्वल एंड अपोजिट आर इक्वल एंड अपोजिट है, इसकी वजह से क्या है, नेट डायपोल क्या आ गया है, जीरो। ठीक है, इन दोनों का ये आया, इन दोनों का ये आया, बट बोथ आर 180 डिग्री टू ईच अदर। मान लीजिए अब आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इज इट क्लियर, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इसका ये डायपोल मोमेंट है, ये रिजल्टेंट आएगा, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा। सुनो, इन दोनों बॉन्ड का प्लीज समझिएगा, ये दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट ये आएगा, ये दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट ये आएगा, तो दिस एंड दिस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या लगेगी, सपोज म्यू डैश निकालना है,
कोई बच्चा न्यूमेरिकली चाहता है तो म्यू डैश हुआ क्या, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस 109 डिग्री 28 मिनट। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो सेम ये वाला जो रिजल्टेंट है वो भी सेम ही तो है। क्या आएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस 109 डिग्री 28 मिनट, वही आया ना। तो ये वैल्यू नॉन जीरो, अब बट हुई क्या, इनका रिजल्टेंट भी तो हमें तो फाइनली टोटल मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट निकालना है ना। तो ये तो इस दोनों का आया, ये इन दोनों का आया, अभी तो हमें पूरे मॉलिक्यूल्स का तो निकालना है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का जो रिजल्टेंट है वो तो जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री पे है। क्लियर, म्यू जीरो है तो इसका मतलब क्यू जीरो है। जब क्यू जीरो आया, म्यू जीरो आया है, तो नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, अब आप देखिए यही केस, यदि मान लीजिए यही केस आपका SiCl4 होता, तो SiCl4 में यहां सिलिकॉन लगा देता, यहां क्लोरीन लगा देता, क्लोरीन, यानी आप देख लीजिए SiCl4, ठीक है, SiCl4, ये क्या हुआ है, सेंट्रल में Si लिख दिया, Cl4, तो वहां पर भी क्या हुआ, सेम आया, तो नॉन पोलर ही आएगा। ये तो क्लियर। अब आप देखिए यदि यही चीज आपका एग्जाम्पल होता, ठीक है बच्चों, मैं ये समझा रहा हूं, देखिए अब देखिए मैंने चौथा एग्जाम्पल देता हूं, फोर्थ एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास CsCl3 होता है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, यहां पर HCl करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमने पढ़ा हुआ है बेंड रूल के हिसाब से। अब ये सारे एंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि 3 अलग अलग है और हाइड्रोजन अलग है, बात समझ में आ गई। इसकी बिगर साइज है तो ये एंगल ज्यादा होगा, तो ये छोटा होगा, ये भी क्लियर हो गया। यानी ये जो एंगल है, दिस एंगल इज लेस देन 109 डिग्री 28 बेंड रूल के हिसाब से, एंड दिस एंगल इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28। तो आप मान लीजिए यहां पर रिजल्टेंट भी निकालोगे, इन दोनों का आप रिजल्टेंट भी निकालोगे, तो मान लो ये म्यू डैश है, तो ये तो म्यू डबल डैश ही आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट न्यूमेरिकली इक्वल। क्यों, क्योंकि एंगल इक्वल ही नहीं है, तो ये दोनों इक्वल कैसे आएगा। पहले में 109 डिग्री था, याद करिए SiCl4 के अंदर लोन पेयर जीरो है, मैंने आपको बार बार समझा रहा हूं, यहां पर बॉन्डेड पेयर 4, लोन पेयर 0, और चारों के चारों सेम एटम है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो आपको बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिलेगा। मैंने नोट करके लिखवाया हुआ है, यहां पर अलग है, ये एक अलग है, तो बेंड थ्योरी के हिसाब से ये बिगर साइज है, तो इसका एंगल ज्यादा होगा, तो ये एंगल छोटा होगा। दिस इज लेसर देन 109, दिस इज बिगर देन 109, तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, भले 180 डिग्री पे है, भले ये 180 डिग्री पे है, बट बिकॉज दीज टू वैल्यू आर डिफर विद ईच अदर, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो। आपको सिर्फ ये बोलना है जीरो और नॉन जीरो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, म्यू आर जीरो, तो यहां पर आप बोलोगे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। जब Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q की कोई फाइनाइट वैल्यू है, ये है इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो इट इज कंसीडर एज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो था, तो क्या लिखा था, Q इज जीरो, तो नो ट्रांसफर, तो आपने बोला नॉन पोलर। बट यहां पर दिस इज नॉट जीरो, नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली ये भी नॉन जीरो होगा, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो आप क्या बोलोगे, पोलर। यानी दो ही कंक्लूजन है, म्यू जीरो तो नॉन पोलर, म्यू नॉट जीरो पोलर, बस इसके अलावा तीसरा चीज सोचना ही नहीं है। इज इट क्लियर। तो अब आप देखिए इसके अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने पढ़ा है CO2, एक और ले लेते एग्जांपल, जैसे याद करिए CO2। अब इसी की तरह से मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है वाटर, जान करके मैं ऐसा लिख रहा हूं, वाटर को मैं ऐसे जान करके लिख रहा हूं, ये आपको ऐसा लगे, क्योंकि जैसे यहां C है, H है, ठीक है। वापस से इसकी शेप हाइट इसमें देखिए, बॉन्डेड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है,
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों तरीके से मैंने निकाल दिया। इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो याद करिए वाटर का शेप ऐसा था। द शेप ऑफ वाटर इज एंगल इज 104.5 डिग्री। इधर एंगल कितना है? हियर द एंगल इज 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप देख लीजिए यहां पर म्यू है, यहां म्यू है, म्यू रिजल्टेड इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर टू म्यू म्यू cos 104.5। निकालने की जरूरत नहीं है। 90 कितनी थी? 0। 180 क्या था? -1, यानी जो भी वैल्यू होगी 0 और -1 के नीचे ही होगी। ठीक है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कुछ भी हो जाए ये 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा ना। 0 कब होगा? जब यहां 180 होगा। 0 कब होगा? जब वो 180। तो 180 एंगल नहीं है तो 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था? 180 लग रहा था, 180 लग रहा था, चलो हम 180 मान ले, बट म्यू दोनों वैल्यू सेम नहीं थी। इज इट क्लियर? तो ये क्या हुआ है? QB डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे? पोलर। क्या बोलोगे? पोलर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, पोलर क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब जो मैंने सारे केस देखे हैं, अब आपके पास है। अभी बच्चों मैं मॉलिक्यूल्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 1 बाय 1 लूंगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास 2 कैटेगरी बन गई है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में बात करें, ठीक है, मान आपको ये तो पता चल गया ना कि भाई मैंने आपको जो सारी चीजें बताई है। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या क्या पता चल रहा है? डायपोल मोमेंट से हमें क्या क्या पता? बच्चों अभी मैं अभी ये क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है कम है, पहले सारी चीजें करो उसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। अभी पहली एप्लीकेशन यदि मैं बात करूं कि भाई सबसे पहले हमारे को क्या पता चल रहा है, पहली चीज आ रही है टू डिसाइड अबाउट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टू डिसाइड अबाउट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों मैं सिंपल ट्रिक पे बता रहा हूं। देखिए आपके पास 2 चीज आ गई है। आपके पास एक है म्यू इक्वल टू 0, एक है म्यू इक्वल टू नॉन जीरो। इन 2 के अलावा सोचना ही है। अभी मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर दो में म्यू इक्वल टू 0 है, वो तो समझ में आ गया है कि उन दोनों का डायपोल मोमेंट 0 है तो दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होगा। बट यदि कोई दो का नहीं हुआ तो कैसे कंपेयर करेंगे, वो मैं कंपेयर करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक है, अब आप देखो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? डायपोल मोमेंट 0, मिनिमम, इसको क्या बोलेंगे? 0 या मिनिमम। ठीक है, यहां पर आपसे क्या स्टेटमेंट होगा? डायपोल मोमेंट नॉन जीरो बोलेगा, या मैक्सिमम पूछेगा, या पूछेगा परमानेंट। यदि आपसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल यानी नॉन जीरो ढूंढ लेना। सब कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए नॉन जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए मैक्सिमम डायपोल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए मिनिमम डायपोल। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, आप वेट करिए मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या काम करना है। यदि मान लीजिए मैं फर्स्ट एग्जांपल देखूं, सेकेंड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल देखो, तो मैं कंक्लूड नहीं ले सकता कि लोन पेयर 0 था और सराउंडिंग एटम सेम थे। लोन पेयर क्या था? 0 और सराउंडिंग एटम सेम थे। यानी आपको यदि क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए 0 डायपोल मोमेंट, तो सबसे पहले चेक करो लोन पेयर 0 है कि नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप ये नोट कर लेना कि आपको ट्रिक, बच्चों ऑर्डर चेंज मत कर देना, ऑर्डर चेंज मत कर देना। ठीक है, या आप ऐसा भी कर लो, सबसे चलिए एक आप कर ले,
आप देखेंगे यदि सराउंडिंग एटम सेम है, पहले देख लो कि सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं है, ठीक है। यदि सराउंडिंग एटम सेम है तो उसके बाद चेक कर लीजिएगा लोन पेयर कितना है, 0। आप देखेंगे लोन पेयर पे मैंने प्रैक्टिस करवाई है, लोन पेयर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अच्छे खासा सिखाया है, वर्कशीट में भी मैंने दिया हुआ है हाउ टू फाइंड आउट लोन पेयर। नहीं है तो वीडियो वापस देखें कैसे मैंने लोन पेयर निकाला है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ट्रिक है, मान लीजिए ये इन दोनों में से कोई भी, ये ही सेटिस्फाइड नहीं हुई और ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मतलब यहां तो ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए आपके पास पहला ही नहीं आया कि सराउंडिंग एटम अलग अलग है, तो जब सराउंडिंग एटम अलग अलग है तो यही होना है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों, ये दोनों सिचुएशन आती है तो इसका जो टर्म होता है, ये दोनों चीज आ जाती है, इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। इसे क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मान लीजिए सराउंडिंग एटम भी डिफरेंट है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फोर्थ केस में लोन पेयर 0 था बट सराउंडिंग एटम ही अलग थे। तो जब आपका यहां पर क्या होता है, भले चाहो तो उसको ट्रिक लिख दो, यहां पर ट्रिक लिख दो, यदि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, ठीक है, और लोन पेयर नॉन जीरो है, या आप लिख दीजिए लोन पेयर ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, या तो कोई भी एक कंडीशन या बोथ कंडीशन, या तो ये कंडीशन या तो ये हो या ये हो या दोनों हो, तो आप उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया है, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। ढूंढ लीजिए सारे एग्जांपल, अपन ने बीएससी किया, थ्योरी की लिस्ट बना दो, कितने एग्जांपल्स है, दुनिया भर के है। आपका CO2 आ गया, ठीक है, BF3 आ गया, CH4 आ गया, CCl4 आ गया, SiCl4 आ गया, PCl5 आ गया है, PCl5 आ गया है, ठीक है, PCl5 आ गया है। हालांकि बच्चों ये देख लीजिए, ये ट्रिक बोला है, क्या बोला है, ट्रिक बोला है, बट मेन चीज होनी चाहिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। मेन चीज क्या होनी चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज ओनली द ट्रिक। कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर आपने तो बोला था, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ी मत कर देना। अब आप देखिए PCl5 हुआ, SF6 हुआ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ये सब क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। इन सब के अंदर लोन पेयर 0 है, सराउंडिंग एटम आर सेम, ठीक है। अब आप देखो खास कर ध्यान रखना है, इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूं, I3 माइनस लीनियर शेप था, भले इसमें 3 लोन पेयर थे, इसमें 3 लोन पेयर थे, बट क्या जाएगा, सिमेट्रिकल शेप था। XeF4 although they have a 2 लोन पेयर बट सिमेट्रिकल था, इसकी ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर और इसकी ज्योमेट्री थी लीनियर, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तभी लिखा लोन पेयर 0, बच्चों ये ट्रिक है, ये 2 एक्सेप्शन है, इस ट्रिक में नहीं है बच्चों, मैं तो ट्रिक ही सिखा रहा हूं ना। मान लीजिए आप बोलोगे नहीं ट्रिक करे तो हटा दो, सिमेट्रिकल ले लो ना, आई बस में। अब देखिए ये 2 केस याद करिए ना, आपको तो सिमेट्रिकल चाहिए, आप देखेंगे मैं भी इसके एक्सप्लेनेशंस कर लेता हूं, इनके एग्जांपल्स ले लो आप, जो भी इनसे बच गए वो सारे एग्जांपल ले लो। आपने देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, एक लोन पेयर है इसमें, मान लीजिए SF4 है, एक लोन पेयर हुआ, ICl3 है, यहाँ पर लोन पेयर कितना है 1, ये कितने हैं 1 है लोन पेयर, यहाँ पर कितना है 2 लोन पेयर है। मान लीजिए आपने दे लिया है XeOF4, सराउंडिंग एटम अलग अलग आ गए, CH_Cl3 सराउंडिंग एटम अलग आ गया है, CH2Cl2 सराउंडिंग एटम अलग आ गया है, CH3Cl, ठीक है, वाटर आ गया है, H2S आ गया है, अमोनिया आ गया है, फॉस्फाइन आ गया है, एटसेट्रा, ठीक है।
आगे बस मैं आपको मैंने लगभग सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये दो को खास कर ध्यान रखना है, ये दो का खास ध्यान रखना है, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। आप देख लीजिए, ये केस देखिए, ये केस, ये सारे केस देख लीजिए, तीनों केस देख लीजिए, इनमें सराउंडिंग एटम ही अलग अलग है, तो लोन पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब सराउंडिंग एटम ही अलग आ गया है तो भले लोन पेयर जीरो भी होगा तो भी आपने क्या पढ़ा है, साइड डिफरेंस आएगी, तो बॉन्ड एंगल क्या है, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। कंडीशन नंबर 4 पढ़ी हुई तो है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। तो डेफिनेटली यदि सराउंडिंग एटम अलग अलग हैं तो उनकी साइड डिफरेंट आएगी। साइड डिफरेंट आएगी तो भले लोन पेयर 0 हो या 1 हो या 2 हो, उनका वैसे ही क्या है, बॉन्ड एंगल अलग अलग आना है। इज इट क्लियर? अब आप देखो यहां सराउंडिंग एटम सेम है, देखो यहां तो अलग आ गया तो हटा दो, यहां सेम है बट यहां पर लोन पेयर 1 1 2 है, तो जब लोन पेयर आ जाता है तो वो बन जाता है नॉन सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो पहला क्या था, टू डिटेक्ट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। देखिए यहां पर आपको कोई बच्चों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, इन दोनों में, तो इन दोनों में खासकर ध्यान दीजिए। I3 माइनस का शेप ये था बच्चों, ये शेप था, तो आप बोलोगे यहां पर तो वैसे ही नॉन पोलर है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो वैसे ही नॉन पोलर है, ये तो वैसे ही नॉन पोलर है ना। यहां पर तो वैसे ही डायपोल मोमेंट 0 0 है क्योंकि बॉन्ड ही सेम है। ठीक है, तो वैसे ही डायपोल मोमेंट 0 आएगा। XCF4 याद करिए, XCF4 का ये शेप था, स्क्वायर प्लेनर था ना, इसकी ज्योमेट्री क्या थी, स्क्वायर प्लेनर। इसका रिजल्टेंट ये आया होगा, इसका रिजल्टेंट ये आया होगा, तो दोनों क्या है, 180 डिग्री है कि नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर डायपोल मोमेंट 0, तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट 0, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर, तो ये भी क्या होगा, है नॉन पोलर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हमें क्या प्रेडिक्शन मिला है, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी मिला है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देखिए इसके बाद आप कई बार ये भी बोला जाता है कि शेप के बारे में पता चलता है। बच्चों मैं बता रहा हूं, वापस से मैं बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होते हैं। यदि मैं बोलूं सर्कल, मैं बोलूं SO2 और SO3, इन दोनों का क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आता है, यानी बॉन्डेड पेयर 2 लोन पेयर 1 है, इसका बॉन्डेड पेयर 3 लोन पेयर कितना आता है, 0, टोटल कितना हुआ 3, टोटल क्या हुआ 3। तो जब ये 3 3 आया तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि किसका ज्योमेट्री सेम है, तो इन दोनों का जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो है दैट इज द सेम। ठीक है, यदि शेप पूछे तो शेप अलग अलग है क्योंकि लोन पेयर अलग अलग है, शेप इज डिफरेंट। इसका जो शेप है, ठीक है, वो क्या है, एंगुलर या वी शेप। इसका जो शेप है वो हमने क्या पढ़ा है, चलो पाई बॉन्ड बना लो, पाई बॉन्ड बना लो, ये एंगुलर है ड्यू टू द लोन पेयर, ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब आप देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मान लीजिए ये दो शेप ली, अब मैं सिर्फ सेकंड लिख रहा हूं, देखिए इट गिव द इंफॉर्मेशन टेल्स अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप बोलोगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, देखो कंफर्म भी तो करनी पड़ेगी। यदि आपसे बोला जाता है कि SO3 ट्राइगोनल पिरामिडल है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी ये एंगुलर बोला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए डायपोल के थ्रू प्रिडिक्ट करना है कि राइट है या रॉन्ग है, तो ये जो है इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा जबकि इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। क्यों आएगा डायपोल, यदि ये डायपोल मोमेंट 0 है तो आप बोल रहे हो नॉन पोलर, और यदि इसका डायपोल मोमेंट मेजर किया तो ये क्या हो जाएगा, पोलर। यानी पोलर कौन होता है, जो नॉन सिमेट्रिकल होता है। पोलर कौन होता है, नॉन सिमेट्रिकल। नॉन पोलर कौन होता है, जो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि बाय यूजिंग द डायपोल मोमेंट, हम जो भी VSEPR थ्योरी के हिसाब से जो शेप बोल रहे हैं कि ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम था, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम था, दोनों की ज्योमेट्री सेम थी, बट इनका शेप अलग अलग आ गया, तो डायपोल मोमेंट से भी कंफर्म करते हैं।
डायपोल मोमेंट से भी हम क्या है कंफर्म होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि देखिए इसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया यानी सिमेट्रिकल हुआ, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आ गया है तो ये क्या हुआ है नॉन सिमेट्रिकल। तो एंगुलर शेप इज नॉन सिमेट्रिकल जबकि ट्रायंगुलर प्लेनर इज सिमेट्रिकल, तो ये भी पता होता है। देखिए दूसरी चीज, कई बार जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे एग्जांपल 2 देख लेते हैं इसी केस में, ठीक है। एग्जांपल 2 दिया कि जैसे मान लीजिए CO2 और H2O, आप इसका शेप लीनियर बोल रहे हैं, इसका शेप एंगुलर बोल रहे हैं, बट आप देखोगे कि यार ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, सेंट्रल एक है दो सराउंडिंग है, यहां सेंट्रल एक है दो सराउंडिंग है, तो आप क्या बोलोगे सर डायपोल मोमेंट चेक कर लेते हैं, इसका डायपोल मोमेंट क्या आया 0, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया नॉन जीरो, तो ये क्या हुआ है सिमेट्रिकल शेप हुई, क्योंकि डायपोल मोमेंट किसकी 0 आती है सिमेट्रिकल की, और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो किसकी आती है नॉन सिमेट्रिकल की। तो क्या होता है कि जो भी VSEPR थ्योरी के हिसाब से जो ज्योमेट्री डिफाइन होती है उसको भी वो प्रेडिक्ट कर लेता है या कंफर्म कर लेता है। इज इट क्लियर? ये कोई ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं था बट फिर भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा जो केस आ जाता है, हालांकि ये जो मैं जो केस समझा रहा हूं ये ऑर्गेनिक के केस है, ठीक है, ये क्या है ऑर्गेनिक के केस है। जब ऑर्गेनिक आएगी तो एक और बार वापस मैं लूंगा। क्या होता है कि यहां पर प्रेडिक्ट अबाउट सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा है बट मैं समझा रहा हूं। क्या होता है डिटेल पूरी सिस और ट्रांस की डिटेल पूरी ऑर्गेनिक में आएगी, ठीक है। अब आप देखिए जैसे यहां पर ये है, ठीक है, ये दो आपके पास शेप देखी है। अब आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पर आप देखेंगे तो पोलैरिटी इधर जा रही है, इधर पोलैरिटी जा रही है इधर, ठीक है, इधर क्या जाएगा इधर पोलैरिटी जा रही है। चलो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं क्लोरीन से ही कंपेयर करता हूं, थोड़ी देर क्लोरीन, क्योंकि देखो हाइड्रोजन में भी है, तो यहां पर आप देखोगे ये ऐसा जा रहा है, तो यहां पर क्या जा रहा है ऐसा जा रहा है, दिस इज अबाउट टू बी 180 डिग्री, दोनों ऐसे जा रहे हैं। यहां पर थीटा क्या जा रहा है 180 डिग्री, यहां पर क्या हो रहा है लाइक दिस और लाइक दिस जा रहा है, तो थीटा क्या है डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। तो क्या होता है आपको क्या हो जाएगा, यदि जब थीटा 180 डिग्री होता है देख लीजिए, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का भी बता दो ना सर, तो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या हुआ, ये ऐसा है ब्लू वाला, तो ये ऐसा आएगा, तो आप देख लीजिए दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों क्या जा रहे हैं अपोजिट। इधर देख लीजिए यहां पर ऐसा जा रहा है और यहां पर ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसा जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या हुआ यहां पर एंगल 180 डिग्री तो वैसे ही नहीं आने वाला है। इज इट क्लियर? जब 180 डिग्री आया है तो डायपोल मोमेंट क्या हुआ 0 और यहां पर क्या जाएगा डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देख लीजिए, दो कंपाउंड है, दो बॉक्स में डिफरेंट बॉक्स में मैंने डाले, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट एक का डायपोल मोमेंट 0 दिया है, एक का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो दिया है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग आएगी। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी अकर हुई विच इज नॉन एज आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे सर डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे हुआ, आप देख लीजिए यहां पर डायपोल मोमेंट 0 आया तो आपने बोला सिमेट्रिकल शेप है, यहां पर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आया तो आपने क्या बोला है नॉन सिमेट्रिकल, इसको आपने क्या बोला है सिमेट्रिकल, क्योंकि आपने क्या करा देखो ये तो स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया है, उन्होंने तो कैलकुलेट पहले ये किया है, मैंने तो स्ट्रक्चर बना के आपको सिखाया है क्योंकि आपके लिए इजी हो, बट पहले उन्होंने देखा कि दो बॉक्स थे, एक दो कंटेनर था, एक में डायपोल मोमेंट 0 आया, एक में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आया, तो जिसका डायपोल मोमेंट 0 आया उसको सिमेट्रिकल बोला और जिसमें नॉन जीरो आया तो उसे क्या बोला नॉन सिमेट्रिकल बोला, ठीक है। तो अब आप देखो नॉन सिमेट्रिकल कब हो कि जब दोनों अपोजिट चले जाए, दो ही चीज है ना भाई, आप देखोगे 120 डिग्री एंगल है, आपके पास 120 डिग्री है, तो दो ही चांसेस है। देखो मान लीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, ठीक है,
ठीक है, मैंने मान लीजिए चलो ये दो को फिक्स कर दिया, ये मैंने फिक्स कर दिया, मेरे पास दो ही चांसेस है, या तो ये बन जाए या तो ये बन जाए, ये या उल्टा हो जाए, दो ही चांसेस है ना, क्योंकि आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये 120 120 120 दो ही चांस है। तो अब आप देखो इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी हुई, तो अब आप देखो जब डिफरेंट आइडेंटिटी हुई, यानी एक तरह से मान लीजिए ट्विंस हुए हैं, किसी पेरेंट्स के ट्विंस हुए हैं, तो दोनों का जो टाइम है बर्थ का वो अलग अलग होगा, तो डेफिनेटली उन दोनों को नाम तो सेम नहीं होगा ना, उन दोनों की कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हुई, कुछ हो सकता है बॉडी में अलग अलग हो, एटलीस्ट उनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो तो अलग अलग आया, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ अलग अलग आया, तो एक का क्या रख दिया है ए रख दिया नाम, तो दूसरे का क्या नाम रख दिया है बी। तो इसी तरह से यहां पर क्या है कि ये अल्कीन है, अल्कीन के अंदर एक में क्या नाम रख दिया है ट्रांस, ट्रांस का मतलब अपोजिट होने चाहिए, ट्रांस में क्या होने चाहिए, जो सिमिलर ग्रुप है, कौन सा सिमिलर ग्रुप अपोजिट होना चाहिए, और क्या हो जाएगा सिस में सेम साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मान लीजिए रेफरेंस है तो ये अपोजिट हुआ, ये रेफरेंस है तो सेम साइड हुआ, बोथ आर इन सेम साइड, अपोजिट साइड हुआ है। इज इट क्लियर? ये वापस से डिटेल में ऑर्गेनिक में लूंगा मैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें होता क्या है बाद में, क्योंकि अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट का अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए, नोट कोई नहीं करेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं इसी चीज को मैं ऑर्गेनिक में भी लूंगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इस ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों कैसे अभी बाद में बताऊंगा, अभी आए नहीं, टॉपिक ही नहीं आया ना, समझ में आएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो इसका मतलब जब मेल्टिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल्स का अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल्स का अलग अलग है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनकी आइडेंटिटी तो अलग अलग होगी, ठीक है। लिख लीजिए, अभी जब मैं वंडरवाल होगा तो मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सिखाऊंगा, अभी वंडरवाल यानी लास्ट के जो भी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर होगा वहां पर आएगा, अभी सिर्फ लिख दीजिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सिस का, C4 सिस, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिख के रख दीजिए अपने नोट्स में, क्यों और कैसे अभी नहीं पता चलेगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी इसने प्रेडिक्ट किया है कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो था वो सिस था, जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो था वो क्या था, सॉरी जिसका डायपोल मोमेंट जीरो था वो ट्रांस था, जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो था उसका क्या हुआ है, सिस हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए टाइम वैसा हो रहा है, तो शायद मेरे को इन पे जो बेस क्वेश्चंस हैं है ना, वो मुझे नेक्स्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा कि टाइम हो रहा है, ठीक है। प्रेडिक्ट अबाउट पोजीशन ऑफ ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बच्चों ये दोनों जो पॉइंट है, जब आप बेंजीन यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये डायपोल मोमेंट में वापस लेता हूं, जीओसी में लेता हूं मैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों लेता हूं, ठीक है। अभी सिर्फ एक इंफॉर्मेशंस आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई ग्रुप है, बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप है, आप ये है बच्चों, ये जब आप बेंजीन रिंग आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो क्लियर होगा इसका नाम, ये आप जो मैं लिख रहा हूं ये आपका क्लियर होगा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 11 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक में। अभी सिर्फ लिख दीजिए, ठीक है। ये पोजीशन होती है 1 2, यानी मैंने इसको रेफरेंस 1 मान लिया, ये क्या हो गया 1 2 3 मान लिया, ये 1 2 3 4। कोई बच्चा बोलेगा आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, कुछ भी लिख लो, मैं 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखते हैं, जो 1 2 पोजीशन पे होते हैं उससे बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो। 1 3 पे होते हैं उसे बोलते हैं मेटा, और 1 4 पे होते हैं उसे बोलते हैं पैरा। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने बेंजीन रिंग पढ़ा है, 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो वर्ड यूज किया है। अब आप देखो ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो किसे बोलते हैं, जब 2 ग्रुप आर प्रेजेंट एंड 1 and 2,
1 एंड 2 का मतलब क्या होता है? कंजुगेटिव। आप सपोज मान लीजिए आप 10 स्टूडेंट खड़े हैं, मान लीजिए मैं अपने आप को 1 मानता हूं, भले हो सकता है यहां पर भी बच्चे खड़े हो, यहां पर भी बच्चे खड़े हो, बट मैं बोलूंगा मेरे बगल वाला, तो आप बोलोगे मेरा बगल वाला, मैं फर्स्ट स्टूडेंट का बगल वाला थोड़ी ढूंढूंगा, मेरा बगल वाला ढूंढूंगा, तो मेरा बगल वाला ये होगा या मेरा बगल वाला ये आएगा। इसका मतलब मैं अपने आप को 1 मानूं तो ये क्या होगा? 2, या मैं अपने आप को 1 मानूं तो ये क्या होगा? 2 होगा। इज इट क्लियर? यानी एक ग्रुप, यदि जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए मैं 1 मानूं तो ये क्या होगा? 2, तो यहां पर भी 2 आ सकता है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि बेंजीन रिंग है। देखो हमने क्या पढ़ा है? ऑल द 6 कार्बन आर इन अ बेंजीन रिंग आर सेम। आप Cl यहां लगाओ, Cl यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, वो क्लोरोबेंजीन ही कहलाएगा, क्योंकि ऑल द 6 कार्बन इन बेंजीन आर सेम। ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा सा दिखे, तो मैंने यहां लिख दिया। चलो इसको मैंने 1 नंबर लगा दिया कि यहां पर कोई, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या होगा? 4, यानी मेरा 1, तो ये दोनों क्या हुए? 2, तो इन दोनों के आगे कौन होंगे? 3 के आगे कौन होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? यानी ये मेरा बगल वाला, बगल वाले का नेक्स्ट, बगल वाले के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, यानी बगल वाला ऑर्थो, क्या बोलते हैं? ऑर्थो, शॉर्ट फॉर्म होता है O। 1 2, यानी यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, उसे बोलते हैं ऑर्थो। यदि आप ये रेफरेंस लेके चल रहे हो, और मेटा एम स्मॉल से होता है 1 3, यानी यहां पर लगा हुआ हो या यहां लगा हुआ है, इसे मेटा बोलते हैं। और P फॉर पैरा, और 1 4 पे लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? पैरा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पैरा लगे हैं, ठीक है। मैंने बच्चों Cl लगाया है, Cl की जगह और कोई ग्रुप भी लग सकता है, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखना है कि अभी आज के लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शंस दे रहा हूं डायपोल मोमेंट का, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एप्लीकेशन लूंगा, तो यहां पर मैं ग्रुप अलग अलग लगा के भी बताऊंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, है ना, कि सर आप बोलोगे सर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो तो क्या होगा, मैं वो बताऊंगा, बट अभी बेसिक्स सिखा रहा हूं, तो पहले सीख लो, फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस में सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसमें डिफरेंट ग्रुप भी लगा के बताऊंगा। अभी इससे बेसिक है, डिस्टर्ब मत हो आप लोग, है ना। अभी ये समझ लो कि आप सिमिलर ग्रुप है, जैसे मैंने यहाँ Cl लगाया, तो दूसरा एग्जांपल भी दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर है, तो आप देख लीजिए व्हाट इज द एंगल, तो आप बोलोगे थीटा 60 डिग्री है। आप बोलोगे व्हाट इज द एंगल, तो आप बोलोगे सर थीटा 120 है। व्हाट इज द एंगल? 180। अब आप बोलोगे सर एंगल 180 कैसे काउंट कर रहे हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले अलाइनमेंट बताया था, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डायपोल ही है ना, दिस इज द वे टू राइट डायपोल। ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा? इधर आएगा, तो बोथ आर अपोजिट, दिस इज एंगल। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन ही तो आ रही है, यहां पर ऐसी सिचुएशन ही तो आ रही है, यहां पर ऐसी सिचुएशन ही तो आ रही है, तो दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 120, ये क्या आ जाएगा? 60। अब आप देखो cos 60 की वैल्यू ज्यादा थी, आपको पता है cos 60 इज ग्रेटर देन cos 120 ग्रेटर देन cos 180 डिग्री, यस और नो? तो कौन ज्यादा होगा? ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा। यदि डायपोल मोमेंट का पूछा जाए, डायपोल मोमेंट, तो किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, क्योंकि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos 60, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos 120, क्योंकि ये वैल्यू सभी सेम आ रही है ना कार्बन की। μ1 स्क्वायर, बट ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां तो आप लिख ही दीजिए, इस वाले केस में तो डायपोल मोमेंट 0 लिख दीजिए, ये तो वैसे ही नॉन पोलर हो गया, ये तो वैसे ही नॉन पोलर हो गया, तो ये तो वैसे ही 0 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्लीज नेक्स्ट लेक्चर तक, वापस से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर तक डायपोल मोमेंट के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस मत करिएगा। मैं पहले नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद डायपोल मोमेंट के असाइनमेंट से क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको एक चीज समझा दी है, इज इट क्लियर? तो ये प्रेडिक्शन आ गया है, इसमें ये भी क्लियर हो गया, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि पोजीशन, देखिए तीनों का डायपोल मोमेंट निकाला, तो जब डायपोल मोमेंट एक का 0 आया,
अदर टू का नॉन जीरो आया। अब आप देखो इसका डायपोल मोमेंट क्या था, इसका डायपोल मोमेंट जीरो, इसका नॉन जीरो, इसका नॉन जीरो, इसका मतलब ये पोलर, ये नॉन पोलर और ये क्या हो जाएगा पोलर। अब इन पोलर के अंदर भी इसकी वैल्यू इससे ज्यादा, क्योंकि cos 60। तो आप बोलोगे जब वैल्यू अलग अलग है तो आप देखिए बेंजीन रिंग है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बेंजीन रिंग में यदि एक ग्रुप यहां लगा हुआ है तो दो ग्रुप आपके पास कितनी पोजीशन रह जाती है, एक ग्रुप यहां लगा है तो आपके पास तीन ही पोजीशन रहती है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, तीन ही पोजीशन रहती है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही पोजीशन है, ये दोनों सेम ही पोजीशन यही होगी ना, तो 1, 2 और 3। तो आप बोलोगे मान लीजिए जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है वो अपोजिट होगा, तो आपने उसका नाम दे दिया है पैरा। आपने बोला कि जिसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है वो 60 डिग्री एंगल पे होगा, क्योंकि ये 60 हुआ, 120 हुआ, देखो ये दोनों 60 होगा, यू लिखो तो भी 60, यू भी लिखो तो भी 60, यू देखो तो भी 120, यू देखो तो भी 120। तो फर्क क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट और राइट से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, यदि u देखोगे तो भी 120, u देखोगे तो भी 120, डायपोल तो सेम ही आएगा। आप अपने आप को देख के मिरर इमेज, आप अपने आप को देख के थोड़ी बोल सकते हो कि जुड़वा है, ठीक है। सिमिलरली जिसका डायपोल मोमेंट जीरो आया है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो आया है उसको आपने क्या बोला है, पैरा, यानी प्रेडिक्ट अबाउट द पोजीशन। ऑर्थो को बोल दिया 1 2 1 3 1 4। तो इस तरह से भी बेंजीन रिंग पे पोजीशन प्रेडिक्ट हुई है, ठीक है। अब आप देखिए बस लास्ट में है, बस खत्म कर रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर है, बाकी जो लास्ट पॉइंट है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो बात कर लेते हैं अबाउट डायपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हम निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकलता है। देखिए एक सिंपल सा चीज है, ए बी बॉन्ड, ए बी बॉन्ड है, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या हुआ है, दिस इज Q इंटू डी, बॉन्ड लेंथ तो फिक्स है, बॉन्ड लेंथ तो चेंज होगी नहीं, एक बार बॉन्ड बन गया है तो बॉन्ड लेंथ तो चेंज होगी नहीं। अब आप देखिए होता क्या है कि मान लीजिए 100% आयनिक है, मान लीजिए 100% आयनिक है, तो जब 100% आयनिक है तो आप बोलोगे A प्लस एंड B माइनस, इसका मतलब A विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड B विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जब 100% आयनिक है तो आप A प्लस B माइनस बोलोगे। तो जब A ने लूज किया है, A विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड B विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन A से B पे चला गया है जब 100% आयनिक है। तो जब 100% आयनिक है तो आप देखोगे यहां पर क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डी आएगा, और डायपोल मोमेंट है ना, डी जो भी बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी, तो यहां पर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू डी आएगा, ठीक है। अब एक चीज नोट कर दीजिएगा, खास कर इसमें, इस वाले केस में यहां पर यूनिट आती है ESU, यहां यूनिट आती है सेंटीमीटर। तो क्या होता है, जनरली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एंगस्ट्रॉन में होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एंगस्ट्रॉन। तो क्या होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 dBA बोलते हैं, या इसको 1 dB लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये यहां पर यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, 99% आपको ये डी देगा, 99% क्या देगा, वो डी देगा, क्योंकि ज्यादातर ये वैल्यू यूज की जाती है, ये कम यूज की जाती है। अब आप देख लीजिए कि सपोज आपने बोला कि सर ये तो 70% आयनिक है, तो मैं बोलूंगा कैसे कैलकुलेट किया। तो देखिए कि यदि आपको आयनिक कैरेक्टर ढूंढना है तो आप सीधे से टेक्निकली चीजें समझिए कि मान लीजिए कि 1.6, यदि यहां से 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ तो आपने बोला 100%, बट मैं बोलता हूं कि 0.8 इंटू 10⁻⁻19 हुआ, तो आप इमीडिएटली बोलोगे सर ये 50% हुआ है। क्या हुआ है, 50% हुआ है। तो आपने निकाला क्या है, ये क्या था, ऑब्जर्व, ये क्या बना, थ्योरेटिकल, ये क्या बना, ऑब्जर्व, ये क्या बना, थ्योरेटिकल, ठीक है। यानी आपने क्या अज्यूम किया, क्या थ्योरेटिकली अज्यूम किया
कि सपोज मान लीजिए ए और बी को थोड़ी देर के लिए हम आयनिक बॉन्ड मान ले, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ट्रांसफर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट एक्चुअली उतना भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू दिस इज ऑब्जर्व, दिस इज थ्योरेटिकल ऑब्जर्व इनटू 100, यानी जो थ्योरेटिकली हमने सोचा था ना। अब देखो इसकी जगह क्या आ सकता है, ठीक है, ये गिवन होगा, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये आपको Q इंटू डी जो अभी अपन ने लिखा ना 100% आयनिक, इसको मैं अभी और लेता हूं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मान लीजिए म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ हो इनटू दिस। अब आप देखो म्यू थ्योरेटिकल कैसे लिया था, Q इंटू डी, ये कितना लिया था डी, या लिया था ना ये। तो आप देख लीजिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं, डेबिये में ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं डेबिये में। तो अब आप देख लीजिए Q की वैल्यू आएगी दिस, अब मान लीजिए बॉन्ड लेंथ है इनटू बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए और म्यू ऑब्जर्व अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू डी इंटू 1000, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके बन गए हैं और सबसे ज्यादा यूज होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। मैं फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना भी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बाइंड अप करते हैं। देखिए फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में होगी और प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पे भी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.3 एंगस्ट्रॉम एंड द चार्ज। ध्यान दीजिए ESU में लिया है, तो जब ESU में लिया है तो इसको भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, मेक श्योर, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, म्यू जो है थ्योरेटिकली ले लो, क्या हुआ है Q इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 and 1.34 into 10 की पावर माइनस 8, because 1 angstrom equal to 10 की पावर माइनस 10 मीटर या 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ESU is a CGS unit। तो दिस वैल्यू यदि मैं मान के चलूं तो 4.8 इंटू 1.34, ये वैल्यू आ रही है 6.43 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज ESU सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। और आपको पता है ये वैल्यू, देखिए सब फॉर्मूला अपने पास ही है, देखिए ESU सेंटीमीटर। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेबिये। मैंने कहा था डी, देखिए दिया हुआ है, जनरली डेबिये में दिया होता है, तो इट इज इक्वल टू 6.43 डेबिये। म्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू दिस, यानी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो थ्योरेटिकल है और जो गिवन है वो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली जाती है, ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर। अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना हो गया है, म्यू एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, म्यू ऑब्जर्व या म्यू एक्सपेरिमेंटल या म्यू गिवन upon mu theoretical into 100, it is given 1.08 upon 6.43 into 100। is it clear to all of you? ये बात आ गई है, ठीक है। आप देखिए 1.08 डिवाइडेड बाय 6.43 into 100, ये आ रहा है 16.79%। तो ये दोनों मैंने सिखा दिया है कि मान लीजिए म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे करते हैं। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि सपोज आप इस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मैं ऐसा का ऐसे ही वैल्यू रख दूं, तो फिर इसको डी की जगह क्या करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। फिर ये वैल्यू यहाँ आएगी,
ये वैल्यू ये आएगी, बात एक ही है। तो मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसा के ऐसे रखा है। जो भी गिवन होगा, जो भी ध्यान रखना, गलती मत करना, Q इंटू डी, जब आप Q ये रख रहे हो या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख रहे हो, ये रख रहे हो या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख रहे हैं, वो थ्योरेटिकल होती है, गलती मत कर देना। और जो गिवन है, यानी इन दोनों में 4 नहीं दिया हुआ है, तो वो बाकी जो है वो गिवन है, यानी ऑब्जर्व बोल दो या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूं, Q की वैल्यू ये दी हुई हो या ये रखी है, या तो ये दी हुई है या ये रखी है, यानी कूलम, या 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ESU, तो ये आपका है। इससे आपको म्यू थ्योरेटिकल फाइंड होगा, म्यू थ्योरेटिकल आप फाइंड करोगे, यानी ये दिस इंटू डी। ठीक है, आगे बस फिर भी एक न्यूमेरिकल कराया, टाइम ज्यादा हो गया है, मैं नेक्स्ट में 1-2 और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।